गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू बैक। देखो कि हम ग्रुप 16 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं आपके साथ, और ग्रुप 16 एलिमेंट्स के बारे में हमने लास्ट टाइम आपको इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बताया था। क्या बताया था? आई टोल्ड यू दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बताया था कि ग्रुप 15 16 में कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। और आपने देखा कि ऑक्सीजन एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -2 थी। इसके अलावा ऑक्सीजन ने -1 और -12 भी शो की थी, जो हमने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स का भी एग्जांपल आपको दिए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ऊपर, जो काफी हमने डिस्कस किए थे। तो आपके सामने आज जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और भी इम्पोर्टेंट है। और आज हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि ये है ग्रुप 16 एलिमेंट्स और इनका रिएक्शन विद हाइड्रोजन बता रहे हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन स्टूडेंट्स, मतलब ये जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स बनेंगे स्टूडेंट। आपके पास कौन कौन से एलिमेंट? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, क्लोरीन, ये रेडियो एक्टिव। तो आपने बनाया H2O, H2S, H2Se और H2Te और H2PO। इस तरह ये आपके बन जाए ये हाइड्राइड स्टूडेंट। तो हाइड्राइड्स के बारे में हम देखते हैं कि इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज है। देखो आपके बुक में टेबल दे रखी है, एक टेबल दे रखी है स्टूडेंट्स हाइड्राइड्स के बारे में, जिस टेबल में उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज को लिस्ट किया है रिएक्टिविटी के अंदर। और इनका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं सबसे पहले, तो स्ट्रक्चर क्या होगा हाइड्राइड्स का स्टूडेंट्स? तो स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं सर स्टूडेंट्स कि आपको कहेगा कि हाइब्रिडाइजेशन आपने फाइंड करनी है। हाइब्रिडाइजेशन बताइए। एलिमेंट ई, ये ई एलिमेंट है हमारे पास, ये मेरे एलिमेंट मैंने कहा ये लो ई कौन से है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये मेरे एलिमेंट ई को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, जल्दी से बताइए कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन की, सल्फर की, सेलेनियम की और टेलुरिन की। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट। सबसे पहले स्ट्रक्चर के लिए हाइब्रिडाइजेशन ही निकालनी चाहिए हमें। तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है स्टूडेंट्स? कौन इसका आंसर कर रहा है? हाउ डू यू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन? कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। ऑक्सीजन का क्या है? 8 1s2 2s2 2p4 है। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np4 हम बता चुके हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन आपके पास 2s और 2p है, और कितने हैं? 1 2 1 2 3 4 स्टूडेंट्स। अब H2O में कितने बॉन्ड बना रहा है? बॉन्ड पेयर कितने हैं? वैसे भी बन जाता है बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर कितने हैं? देख रहे हैं 2 लोन पेयर है आपको दिख रहे हैं। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों दिख रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आ रहा कि ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3। तो ये एलिमेंट्स जो है हाइड्राइड्स में आपको दिख रही है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है स्टूडेंट्स। और यहाँ से भी मैं निकाल सकता था शॉर्टकट, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर दोनों का सम 4। तो ये शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक, ये ट्रिक, तो ये 4 आ गया, तो ये sp3 है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो आपको शेप पता है स्टूडेंट कैसी होती है इनकी। लेकिन यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। तो ये फिर जो शेप इनकी बनेगी
ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ये बैंड मॉलिक्यूल है, बैंड मॉलिक्यूल है स्टूडेंट। तो ये बैंड मॉलिक्यूल्स है। अब ये तो आपका इसका स्ट्रक्चर आपको पता लग गया स्टूडेंट, इसका स्ट्रक्चर आपको पता लग गया। सबसे पहली बात तो मैंने स्ट्रक्चर की ही बात है, इसको नोट कर लो। फिर आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं। जो टेबल बनी हुई है उसमें कुछ वैल्यूज दे रखी हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, तो वहां से हम इनकी वैल्यूज देख लेंगे। इसमें कोई डाउट तो नहीं स्टूडेंट्स? अब इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज को मैं स्टडी कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज जो है मैं इनकी हाइड्राइड्स को स्टडी कर रहा हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ वोलाटाइलिटी, कौन कितना वोलाटाइल है, कौन कितना वोलाटाइल है, या मैं इसे बॉइलिंग पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द हाइड्राइड्स। तो क्वेश्चन में ये आया कि अरेंज देम अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इनके कैसे होंगे? तो टेबल हमारे पास एक बुक में है जिसमें ये बॉइलिंग पॉइंट हमें मिलते हैं स्टूडेंट। इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो हमारे पास हैं आपकी बुक में। जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू में देख रहा हूँ कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट H2O का तो 373 ये केल्विन है, और H2S का बॉइलिंग पॉइंट 213 है, और हमारे पास 232 और 269 232 कितना बुक में है टेबल, 232 और 269 केल्विन ये है बॉइलिंग पॉइंट H2SE और H2PE। तो बताइए कि सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है स्टूडेंट? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है, तो ये लीस्ट वोलेटाइल है, इनमें से लीस्ट वोलेटाइल है। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट। वाटर को छोड़ के, वाटर एक एक्सेप्शन है इस केस में, बाकी जैसे ही आपका साइज बढ़ता जा रहा है तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आ रही है स्टूडेंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। तो अगर हमने ऑर्डर में अरेंज करना है, वो क्वेश्चन में उसने पूछा अरेंज देम अकॉर्डिंग टू वोलेटाइल ऑर्डर और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ये देख रहे हैं कि यहाँ पर H2S का सबसे कम है, और उसके बाद किसका आया, H2PE का आया, और उसके बाद H2SE और H2PE, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स देख रहे हैं आप। अब इसका आंसर आपने बताना है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई क्यों हो गया स्टूडेंट एज कंपेयर टू अदर। बाकियों का तो ठीक है, ये सल्फर का साइज छोटा, सेलेनियम का उससे बड़ा, टेलुरियम का उससे बड़ा, तो इंक्रीज इन साइज हुए। यहाँ पर इंक्रीज इन साइज होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ये तो मुझे दिख रहा है। लेकिन वाटर का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों है स्टूडेंट? कौन इसका आंसर कर रहा है? Why the water is the least volatile? Why the boiling point of water is highest in the case of the hydride? Student जल्दी से बताओ, कौन बता रहा है? आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता है, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है। The boiling point of water is highest. Why? Because of वाटर में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्वेश्चन कितनी बार तो कर चुके हैं हम। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टूडेंट वाटर में होती है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई है। बाकी जैसे जैसे साइज बढ़ा, जैसे जैसे साइज बढ़ा तो वंडरवाल फोर्स बढ़ी, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गए। कोई खास चेंज नहीं है, जनरल ट्रेंड है। सिर्फ यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट वाटर के साथ केस जो हमने आपको बताया, इसको भी नोट कर लो स्टूडेंट, इसको भी नोट कर लो, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको नोट कर लिया, मैं इसको मिटा रहा हूँ फिर स्टूडेंट्स।
अब इनकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात की जा रही है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, कि इनको मैंने हीट किया तो ये बॉन्ड टूट गए। तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, वो कह रहा है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी में अरेंज करना है स्टूडेंट्स। आपके पास H2O है, H2S है, H2Se है, H2Te है। आप इनको अरेंज करिए, आपको मिल रहा है 1 मिनट का वक्त, जल्दी से अरेंज करिए स्टूडेंट। क्या ऑर्डर आने वाला है, इसका रीजन भी हमें बताना है, रीजन भी हमें बताना है स्टूडेंट। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, किसके ऊपर ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट। देखो अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर कर रहा है, तो ये ऑर्डर आने वाला है H2Se is less than H2S is less than H2O। तो H2O की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि रीजन क्या बताएंगे स्टूडेंट, विद इंक्रीज इन साइज, with increase in size of element, E का जब साइज बढ़ गया, what happens, the bond dissociation enthalpy decreases। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है हमारी HEH जो है ये डिक्रीज कर जाएगी स्टूडेंट। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगी, तो फिर क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो बॉन्ड को तोड़ना है, जैसे ये है, ये बॉन्ड हम तोड़ रहे हैं स्टूडेंट, ये बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं। ये बॉन्ड छोटा, ये बॉन्ड अगर साइज छोटा तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, तो इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। और ये बॉन्ड बड़ा है, कौन सा, H और HTA जबकि बॉन्ड लॉन्गर है, ये लंबा बॉन्ड है, ये लॉन्गर है स्टूडेंट, लॉन्गर है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लेस है, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज बड़ा है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि बॉन्ड थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी हम बता सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी को भी नोट कर लो स्टूडेंट, नोट कर लो। अब तीसरे पॉइंट पर आ गए, बॉन्ड एंगल्स। बॉन्ड एंगल हमारा, ये जो कंपाउंड बन रहे हैं स्टूडेंट, ये तुम्हारे बन रहे हैं H2O, H2S, H2SC, H2। अब ये बॉन्ड एंगल जो बन रहे हैं हमारे एलिमेंट के, ये हमारे एलिमेंट हैं H जो बॉन्ड एंगल है स्टूडेंट, ये बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं। बॉन्ड एंगल कितने हैं, किसका सबसे ज्यादा होगा, वो कह रहा है अरेंज in increasing order of bond angle, increasing order of bond angle। तो आपको 1 मिनट का वक्त मिल रहा है, जल्दी से बताओ कि बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा किसका होगा स्टूडेंट, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा। अब बताओ कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होने वाला स्टूडेंट।
ये वैल्यू हमारे पास है वाटर की। बुक के अंदर एक टेबल है जिसमें बॉन्ड एंगल की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट्स। वैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको बॉन्ड एंगल कितने हैं बुक में। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई है। अब हमें इनको एक्सप्लेन करना है। इसका 104 है, इसका 92.1 डिग्री दिया हुआ बुक के अंदर, इसका 91 और इसका 90 डिग्री एंगल दिया हुआ। तो बॉन्ड एंगल देख रहे हैं, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल वाटर में आ रहा है। तो वाटर में आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो ऑर्डर है वो ये है बॉन्ड एंगल्स का, H2SE लेस देन H2S लेस देन H2। अब इसको एक्सप्लेन करना स्टूडेंट, रीजन देना है हमें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर बार मैंने कहा कि हर चीज का रीजन हमें फाइंड करना है, ऐसा क्यों है। एग्जाम में रीजन देना बहुत जरूरी है, रीजन देना है ऐसा बॉन्ड एंगल ऐसा क्यों हो रहा है। तो कोई स्टूडेंट बता सकता है कि बॉन्ड एंगल क्यों ऐसे सबसे ज्यादा वाटर का है, इससे कम क्यों होते जा रहे हैं। क्या है, मैंने क्या बताया था इसका, देखो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। बॉन्ड पेयर कितने हैं स्टूडेंट, 2। लोन पेयर कितने हैं, 2। तो लोन पेयर और लोन पेयर रिपल्शन होने जा रही है, जिसके कारण बॉन्ड एंगल लेस हो जाएगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। आपको ये समझ में आई कि मैंने क्या बताया यहाँ पे। मैं फिर दोबारा दिखा देता हूँ। देखो बॉन्ड एंगल को मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये वाटर है, यहाँ पर ये 2 लोन पेयर हैं, ये रिपेल कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो उससे बॉन्ड एंगल छोटा हो जाता है, ये वाला बॉन्ड एंगल छोटा हो जाता है, क्योंकि ये लोन पेयर रिपेल करेंगे, बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल सभी में है, लोन पेयर हर एक एलिमेंट में लोन पेयर है। लेकिन हो क्या रहा है, ऑक्सीजन साइज स्मॉलेस्ट है, तो इसके अंदर जैसे जैसे इसका बॉन्ड एंगल कितना है, 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री। अब क्या होगा, विद इंक्रीज इन साइज, with increase in size students of the element, with increase in size of the element what will happen। तो लोन पेयर, जो लोन पेयर है स्टूडेंट, साइज बढ़ गया तो लोन पेयर जो है वो क्या हो जाएंगे, उनकी रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी और उसके कारण बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा स्टूडेंट। So with increase in size of the element, the lone pair position shift farther away। तो लोन पेयर की पोजीशन फार्दर अवे शिफ्ट हो जाती है, फार्दर अवे शिफ्ट हो जाती है। तो जिसके कारण रिपल्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है और बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है स्टूडेंट। तो वो लोन पेयर दूर हो जाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, वो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो इस तरह से ये बॉन्ड एंगल की वैल्यूज आपके पास बुक में दे रखी है, स्टैंडर्ड वैल्यूज है। तो वाटर के अंदर बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है और साइज ऑफ द एलिमेंट बढ़ने से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। इसको भी नोट कर लो स्टूडेंट, इसको भी नोट कर लो। इसको नोट कर लिया स्टूडेंट्स, कैन आई रब दिस, बोलो इसको रब कर सकता हूँ। इसको रब कर देता हूँ स्टूडेंट्स, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल का आपने देख लिया, इसको मैं रब कर देता हूँ।
अब देख रहे हैं कि एसिडिक प्रॉपर्टी देखते हैं। ये हाइड्राइड जो है एक तरीके से एसिडिक है। क्या क्या ये एसिडिक है? वीक एसिड है, ये वीक एसिड है। हाइड्राइड्स आर वीक एसिड बेसिकली। तो हाइड्राइड जो है हमारे दे कैन एक्ट एज अ वीक डाइप्रोटिक एसिड। वाटर तो आपको पता है ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, वाटर की एसिडिटी बहुत कम है, वाटर की एसिडिटी बहुत कम है, आपको पता है। तो अगर मैं ये करूं H2O H2S H2SE H2PE, तो अगर हम इनकी एसिडिटी को देखें स्टूडेंट, जैसे ये एसिड का मतलब क्या हुआ? अगर एक्वस तो आप कहते हो H प्लस एक्वस प्लस HS माइनस एक्वस, और फिर आप ऐसे लिखते हो HS माइनस एक्वस H प्लस एक्वस प्लस S2 माइनस एक्वस। मतलब ये डाइप्रोटिक एसिड है, 2 H है इनमें आयनाइजेबल, लेकिन ये वीक एसिड्स हैं, ये वीक एसिड्स हैं स्टूडेंट, वीक एसिड है। तो आपको कह रहा है अरेंज देम, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में अरेंज करना। स्टूडेंट आपको 1 मिनट का वक्त है, आप बताइए ऑर्डर क्या आएगा इनका? ऑर्डर क्या आएगा स्टूडेंट एसिडिटी का? एसिडिटी का ऑर्डर आपने बताना है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा स्टूडेंट इसमें? तो ऑर्डर मैं बता दूं, ये ऑर्डर है हमारे पास। अब इसको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा ऑर्डर क्यों है स्टूडेंट। हाउ विल यू एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी? देखो कि as with increase in size, with increase in size क्या हो रहा है? with increase in size students, साइज एलिमेंट का बढ़ गया, साइज एलिमेंट का बढ़ गया तो फिर क्या हुआ? H और TE H बॉन्ड जो है, T जो एलिमेंट और H बॉन्ड है उसका डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो गया, डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो गया? लेस हो गया, डिक्रीजेस, therefore acidity increases, therefore acidity increases। इससे क्या होगा स्टूडेंट? उनकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो एसिडिटी इंक्रीज हो गई स्टूडेंट, एसिडिटी इंक्रीज, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है, एसिडिटी बढ़ गई है स्टूडेंट, एसिडिटी बढ़ गई। ये भी नोट कर दिया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, reducing nature of hydrides except H2O, other hydrides act as a reducing agent। तो वो reducing agent का काम कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि वो हाइड्रोजन को दे सकते हैं, हाइड्रोजन को दे सकते हैं। तो उसका ऑर्डर क्या होगा? फिर क्वेश्चन आ गया, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ दी, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग reducing character, arrange in order of increasing reducing character।
तो अब इनको इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग करेक्टर में इंक्रीज करना है। आपको 1 मिनट का वक्त है, आप इसको बता दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। फिर मैं लिखता हूँ इसके रिड्यूसिंग ऑर्डर क्या होगा। तो देख ही रहे हैं कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर कैसे चेंज हो रहा है विद इंक्रीज इन साइज, विद इंक्रीज इन साइज द रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस। हमने क्या लिखा, ड्यू टू डिक्रीज इन थर्मल स्टेबिलिटी, डिक्रीज इन थर्मल स्टेबिलिटी reducing character increases। तो जैसे जैसे थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, हाइड्रोजन जल्दी टूट जाएगी, जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, तो वो रिड्यूसिंग पावर इनकी इंक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट, रिड्यूसिंग पावर इनकी इंक्रीज हो जाएगी, इसको भी नोट कर लो। देखो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में ट्रेंड्स पूछे जाते हैं, अरेंज करवाने के लिए पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए, रीजनिंग हमें देनी पड़ती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो भी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, जो टेबल्स बुक में दे रखी हैं, वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, उनको एक्सप्लेन करना है, उनकी रीजनिंग देनी है, उसके रीजन देने हैं। स्टूडेंट, यही हमारा काम है। तो आपके पास ये तैयार हो गया, हाइड्राइड्स का हमने खत्म कर दिया। अब आ रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो ऑक्साइड्स में क्या बना रहे हैं स्टूडेंट, आपके पास है एलिमेंट ई, सल्फर, सेलेनियम। तो आप क्या कौन से ऑक्साइड बना रहे हो, देखो आपके पास है NH2NP4, तो आपके पास बन रहे स्टूडेंट EO2 और EO3 ऑक्साइड्स। तो EO2 और EO3 ऑक्साइड्स आप बना रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, 4+ और इसका कितना हुआ, 6+। तो 4+4 और +6 के ऑक्सीडेशन स्टेट बना रहे हैं। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये हायर ऑक्साइड्स बना देता है। और आप देख रहे हैं +4 और +6, +4 और +6, 4 इलेक्ट्रॉन उधर P में है और 2 6 में है। तो +4 और प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट्स के जो फार्मूले हमारे बनेंगे केमिकल, EO2 और EO3। तो अगर मैं बात करूं, देखो ऑक्सीजन का तो सिर्फ O3 पता है आपको, ओजोन है। तो अब सल्फर की क्या है, सल्फर ऑक्साइड भी बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनता है, और सेलेनियम ऑक्साइड और सेलेनियम ट्राइऑक्साइड भी बनता है। और ये TeO2 और TeO3, इस तरह से ये ऑक्साइड हमें मिल सकते हैं, ऑक्साइड में मिल सकते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्साइड में मिल सकते हैं। अब इनके बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। ऑक्साइड्स जो है, डाइऑक्साइड्स जो है, अगर मैं डाइऑक्साइड कह रहा हूँ और ट्राइऑक्साइड्स कह रहा हूँ, डाइऑक्साइड्स कह रहा हूं और ट्राइऑक्साइड्स कह रहा हूं। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिनको मैं डिस्कस करूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। अगर मैं देखूं सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बनाना स्टूडेंट, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है।
कैसे निकालोगे सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट ऑक्सीजन के साथ? सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन के साथ कैसे बनाओगे स्टूडेंट? सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट ऑक्सीजन के बाद है ये 16। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है 3s2 3p4 और 3d0 पड़ा हुआ है, 3d0 भी है मेरे पास। अब मैं इसको अगर देखूं सल्फर का 3s और 3p, 3s और 3p क्या है? ये लो सल्फर का, ये सल्फर है 3s2 और 1 और 2 और ये है। अब आपने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने हैं। ऑक्सीजन का क्या है? ऑक्सीजन का क्या है स्टूडेंट? 2s और 2p, ये आपका ऑक्सीजन है। अब क्या होगा? अब किस टाइप के बॉन्ड बनने वाले हैं? देखो कि यहाँ पर हमारे पास जो है अब 2 ऑक्सीजन के लिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम्हें लगा रखे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, लेकिन ऑक्सीजन आपका जो है सल्फर अब ये कौन कौन से बॉन्ड बनाएगा इसके बारे में सोचिए। अब मैं आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ। इसके बाद अभी डी भी है, मैं इसको और अच्छे तरीके से दिखा दूं। ऐसे सल्फर का 3s 3p और 3d, ये मेरा 3d खाली पड़ा है क्योंकि ये डबल बॉन्ड बनने वाले हैं ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड बनने वाले 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, एक नहीं है 2 ऑक्सीजन है। देखो एक ऑक्सीजन और है 2s, तो अभी मैंने एक लिखा है, एक और है इसलिए मैं दोबारा से दिखाना पड़ रहा है। ये लो 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2। देख रहे हो सल्फर में 2 ऑक्सीजन है, एक सल्फर है, तो ग्राउंड स्टेट इसकी क्या थी? ये ग्राउंड स्टेट है। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइट हो जाएगा। अब क्या होगा? अब क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। अब देखो कि आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइट कर दिया, इसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ये कौन सी आ गई? एक्साइटेड स्टेट। क्योंकि आपको देख रहे हो सल्फर डाइऑक्साइड है, 2 ऑक्सीजन है। अब क्या होगा? ये 3s है, ये 3p है, ये 3d है। 2 एटम आ रहे हैं, 2 एटम आ रहे हैं स्टूडेंट, तो वो तो यहाँ पर हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर देगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और उसके बाद में आपको दिख रहा है कि 2 बॉन्ड पे और एक लोन पेयर बचेगा। ये लोन पेयर है स्टूडेंट, ये लोन पेयर आपको दिख रहा है, एक लोन पेयर आपको इसमें दिख रहा है। अब क्या होगा फिर? यहाँ पर डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन पड़े हुए स्टूडेंट, डी में पड़े हुए हैं और पी में पड़े, ये वाले बनाने वाले हैं। ये पी पाई बॉन्ड बनाएगा और ये डी पाई वाला बॉन्ड क्या बनाएगा? डी पाई ऑक्सीजन के साथ। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ, अब इसको ध्यान से देख लो क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ सल्फर डाइऑक्साइड का। तो सल्फर डाइऑक्साइड को आपने ऐसे लिखा है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है ये वाला। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये तो हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइज वाले हैं, sp2 हाइब्रिडाइज वाले हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो ऑक्सीजन के पास पड़े हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर एक ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड बन गया तो दूसरा पाई बनेगा। तो फिर इसमें क्या होगा? यहाँ पर पी पाई है, पी पाई बॉन्ड एक होगा और एक पी पाई बॉन्ड होगा।
तो पी पाई और डी पाई बॉन्डिंग भी इसमें होने वाली है सल्फर डाइऑक्साइड में। और इस तरह से एक मैं रेजोनेंस की भी बात करूं कि ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये ऐसे लिखा मैंने, ऐसे लिखा, अगर ये पी पाई है तो ये पी पाई हो सकता है और ये पी पाई डी पाई हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये बॉन्ड लेंथ इक्वल आ रही है सल्फर डाइऑक्साइड में, एक्सपेरिमेंटली ये बॉन्ड लेंथ इक्वल आ रही है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं। मल्टीपल बॉन्ड कैसे बन रहे हैं आप देख लीजिए। जो मल्टीपल बॉन्ड है सल्फर का वो पी पाई और डी पाई बॉन्ड बना लेता है। सल्फर कौन से बनाता है? पी पाई और डी पाई ही बना सकता है। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। तो सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, ये सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। को नोट कर लिया स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट था और इसी के ऊपर क्वेश्चन था, इसी के ऊपर क्वेश्चन था। SO2 is a gas but SiO2 exists as solid। ये क्वेश्चन आ गया। सल्फर डाइऑक्साइड तो एक गैस है, SiO2 सॉलिड है। जैसे ही नीचे आया ये सॉलिड बन गया, ये गैस है, ये क्वेश्चन बन गया पेपर में। तो आपने इसका आंसर ऑलरेडी बता दिया कि SO2 ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, मल्टीपल बॉन्ड कौन से बने हैं? पी पाई और पी पाई डी पाई, ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन by sulfur it forms SO2 which exists as discrete molecule। तो ये गैस बन जाती है क्योंकि इनमें वीक वैंडरवाल फोर्सेस होंगी, वीक वैंडरवाल फोर्सेस होंगी स्टूडेंट, वीक वैंडरवाल फोर्सेस होंगी। लेकिन SiO2 इसका क्या होगा? सेलेनियम साइज लार्ज। तो लार्ज साइज जब बढ़ जाता है तो मल्टीपल बॉन्डिंग टेंडेंसी कम हो जाती है क्योंकि फिर उनकी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती। तो ये एक तरीके से क्या कर लेता है कि एक पॉलीमेरिक चेन, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना लेता है सॉलिड में, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर जब भी बनते हैं स्टूडेंट तो वो सॉलिड बन जाते हैं, वो सॉलिड बन जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो लीनियर पॉलीमेरिक चेन इसके बन जाते हैं, साइक्लिक ट्राइमर भी बन जाते हैं, साइक्लिक ट्राइमर भी बन जाते हैं। तो इसका कारण हमने बता दिया, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो लीनियर चेन है, लीनियर चेन लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना लेता है। कौन सा बनाता है? लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो उसके कारण ये सॉलिड है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, ये पेपर में पूछा जा चुका है स्टूडेंट्स, तो अभी नोट कर लो। अब SO3 का जब आप देखोगे, SO3 का स्ट्रक्चर जब आप देखोगे स्टूडेंट, तो इसके बारे में बता दो आपके पास कि SO3 में क्या होगा। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड बनने वाले हैं स्टूडेंट। तो SO3 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हो, ये +6 में है और SO2 में जो सल्फर है ये +4 है।
ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और सल्फर की आपको पता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोर स्टेबल है देन +4, मोर स्टेबल देन +4। आपको पता है हमने बताई थी ऑक्सीडेशन +2 +4 +6, ऊपर के एलिमेंट्स की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, नीचे की एलिमेंट्स की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। तो +6 मोर है, तो फिर अगर सल्फर +4 से +6 में जाएगा तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या काम करेगा, फिर सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगी, इट कैन ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होगी स्टूडेंट, इट कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट एज ए reducing agent, क्योंकि it can be oxidized from sulfur +4 to +6, +6 ज्यादा स्टेबल है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो दूसरे को रिड्यूस कर देगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होती है। SO2 कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट स्टूडेंट्स। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। और ये SO3 जो होती है, इट एग्जिस्ट एज गैस, तो ये भी गैस होती है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, ये गैस के रूप में एग्जिस्ट करती है, गैस के रूप में एग्जिस्ट करती है। तो ये SO3 आप देख रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म हो रही है, गैस के रूप में एग्जिस्ट करती हैं। और जो नीचे वाली है SCO3 वगैरह, वो पॉलीमेरिक, वो क्या कर सकती है, पॉलीमेरिक लीनियर चेन्स बना लेती हैं, पॉलीमेरिक चेन्स साइक्लिक भी बना सकती हैं, पॉलीमेरिक चेन्स बना लेती हैं, इसलिए वो सॉलिड की फॉर्म में आ जाती हैं। तो दे कैन एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म, दे कैन एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म स्टूडेंट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हमने आपको हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज बता दी, रिड्यूसिंग, एसिडिक, बॉन्ड एंगल्स और थर्मल स्टेबिलिटीज, और साथ साथ में ऑक्साइड्स का भी स्ट्रक्चर बताया, SO2 का, SO3 का हाइब्रिडाइजेशन, और SO2 कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि सल्फर की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं जिनको मैंने डिस्कस किया। तो फिर आप मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।